बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ और सेहत के साथ आपकी होस्ट आयशा शगूर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, रोज़ाना लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आते हैं जिसमें हमारे साथ डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स देते हैं। तो व्यूअर्स, हमारी आज की एपिसोड हमारे जितने भी हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए होने जा रही, और जो बाकी लोग हैं जिन्हें हेपेटाइटिस नहीं है उनमें कितने चांसेस हो सकते हैं इसके होने के, और कितना डेंजरस है और आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट कर सकता है। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जहांगीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जहांगीर, कैसे हैं आप? थैंक यू आयशा फॉर द इनविटेशन। जैसे आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिया है हेपेटाइटिस के हवाले से, हेपेटाइटिस बेसिकली कहते हैं जिगर की सोजिश को, और जिगर की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। जिनमें से कुछ जो कॉमन वजूहात है जो हमारी आम इस्तिलाहात में कहा जाता है काला और पीला यरकान। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि काला और पीला यरकान इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों जी में। बिल्कुल जी। तो वैसे तो पीला यरकान लोग कहते हैं जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, और काला यरकान लोग कहते हैं कि जब जिगर की सोजिश चल रही होती है उनको इन्फेक्शन होता है लेकिन बज़ाहिर उनकी आंखें पीली नहीं होती। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये वर्ड जो है ये गलतुल आम कहा जा सकता है, क्योंकि पीला यरकान जो आम तौर पे लोग ये समझ रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई जो मेडिकली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मेडिकली जो कॉमन वायरसेस तो बहुत सारे होते हैं। वायरस बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस कॉज करता है। तो वायरसेस तो बहुत सारे हैं जिसमें से कॉमन जो वायरसेस हैं वो 4 हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी एंड ई। अब इनमें ए और ई यानी जो स्टार्ट वाला हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हैं, ये इनकी वजह से जो यरकान होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। उसकी वजह से आंखें पीली होती हैं, कुछ दिनों के लिए पेशेंट बीमार होते हैं, और 95% पेशेंट्स जो हैं वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। यानी क्योरेबल है, ये क्योरेबल है और सेल्फ क्योर होता है। सिम्टम्स जो होते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुछ लोगों में वर्स होते हैं, लेकिन वो 5% केसेस होते हैं जिसमें वर्स होते हैं, और कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि वो सेल्फ क्योर हो जाता है, सेल्फ ट्रीट हो जाता है, इवन उनको डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करना पड़ता, विदाउट मेडिकेशन से वो ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ए एंड ई की बात हो रही है। तो इसको लोग समझ रहे होते हैं ये काला यरकान है, क्योंकि उसमें शॉर्ट टाइम के लिए आंखें पीली होती हैं, फीवर होता है, पेट दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, नॉजिया होता है, और भूख खत्म हो जाती है। ये कुछ ही दिन गुजरते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते, कुछ केसेस में 4 हफ्ते तक जाता है, और उसके बाद ठीक हो जाता है। और जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है ये बेसिकली एक लीथल वायरसेस हैं, क्योंकि लीथल इसलिए कि ये हिडन इन्फेक्शन होता है और ये चलता रहता है, फॉर लाइफ चलता रहता है, और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं। इसीलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो हमारे कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, एशियन कंट्रीज़ जितने भी हैं, यहाँ पे आप ज़िंदगी में एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट जरूर करवाएं। इसको स्क्रीनिंग कहा जाता है। हो सकता है पेशेंट्स को, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्योंकि सिम्टम्स नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं कि जिनको फर्स्ट टाइम कोई सर्जरी करवाने के लिए जाते हैं, या किसी ने ब्लड डोनेट करना होता है और उससे पहले उनका टेस्ट होता है, उनको पता चलता है कि भाई उनको तो हेपेटाइटिस बी या सी है। ये हेपेटाइटिस बी और सी को आम जुबान में लोग कह रहे होते हैं काला यरकान। अब इसमें भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जब आप उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें काला यरकान हुआ था। आप पूछते हैं कौन सा हुआ था, वो कहते हैं नहीं हमें तो नहीं पता। अच्छा, आगे फर्दर टाइप्स भी इसमें आ जाती हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, जब भी आपको कोई डॉक्टर कहे कि जी आपको काला यरकान है, तो आप उनसे पूछें कि भाई बी है या सी है या कोई और है जिसको तुम काला यरकान बोल रहे हो। ठीक हो गया। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्ट में। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी इलामतें क्या होती हैं, तो ए और ई की तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि वो एकदम से आंखें पीली हो सकती हैं, फीवर हो रहा है, फीवर होता है, पेट दर्द हो सकता है, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, और मेजॉरिटी केसेस में खुद ही ठीक हो जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आपको वॉमिटिंग कंट्रोल करना पड़ता है। एब्डोमिनल पेन के लिए आप पेन किलर्स यूज़ करते हैं, और जब तक कि भूख आपकी वापस नहीं आती आप कोशिश करते हैं लिक्विड डाइट लें, वो डाइट लें जो आसानी से आप इंगल्फ कर सकते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल जो डाइट्स होती हैं। और अगर आपको लग रहा हो कि वॉमिटिंग आपकी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस सिनेरियो में फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। हो सकता है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको एडमिट किया जाता है, इन्फ्यूजन्स की फॉर्म में यानी ड्रिप्स की शक्ल में आपको डाइट दी जाती है, और जैसे इंप्रूव होते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन डॉक्टर जहांगीर, ए और ई के मैंने जितने पेशेंट्स देखे हैं ना, फिर बाद में वेट लॉस बहुत हो जाता है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ड्राइनेस के भी काफ़ी इश्यूज होने लग जाते हैं। ऐसा है। देखिए, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस, यानी जिगर की इलामतों के अलावा बाकी जिस्म में इलामतें कुछ आती हैं, और ये बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है। इवन इसके हट के बाय द वे बात की तो डेंगू
के पेशेंट्स में और कोविड के पेशेंट्स में भी देखा जाता है। तो डेफिनेटली ये कुछ अरसा तक ऐसा हो सकता है कि उसके पोस्ट वायरल इफेक्ट्स आते रहते हैं, लेकिन जो मेजर सिम्टम्स होते हैं यानी पेशेंट अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है कुछ ही हफ्तों के बाद। लेकिन अगर बी और सी की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम सिम्टमलेस, कोई पेशेंट बाज का सिम्टम हो ही नहीं सकता। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी जिंदगी में सिम्टम हो ही ना, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह पीला यरकान यानी बहुत ज़्यादा जिगर की सोजिश हो जाए और उसके बाद वो पीले यरकान की तरह ही प्रेजेंट करें जैसे कि काला यरकान के केसेस में भी। ठीक है। तो कॉमन जो सिम्टम्स जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट होते हैं, ये कहा जाता है कि जब भी आपको बदहज़मी की अलामतें आ रही हों तो आप हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से ज़रूर देखें एक दफ़ा। यानी एक तो ये है ना कि बदहज़मी उनको मैदे की सोजिश की वजह से हो रही है, अक्सर लोगों का ख्याल होता है मैदे का अल्सर है या कोई हार्ट बर्न है, लेकिन इस केसेस में ऐसा हो सकता है कि बी और सी यानी हेपेटाइटिस बी और सी काले यरकान के केसेस में भी ये सारी अलामतें आ सकती हैं। तो जब आपको ये अलामतें आ रही हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी चल रहा हो, तो आप जरूर एक दफा टेस्ट करवाएं। यानी अगर आपके स्टमक के इश्यूज भी हैं तो फिर भी आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि जी बिल्कुल। अगर आपकी जैसे कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो सेटल नहीं हो रहे, एक अर्सा गुजर चुका है, कुछ वीक्स गुजर गए, आपके सिम्टम्स नहीं सेटल हो रहे, तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो डेफिनेटली आपको ये टेस्ट कराएगा, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी। हेपेटाइटिस क्लिनिक्स बने हुए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहाँ जाके आप उनको सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि जी मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग करानी है, तो वंस इन अ लाइफ टाइम आप अपनी स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं, ये देखने कि कहीं अंडरलाइन कोई हेपेटाइटिस का मर्ज मुझे चल तो नहीं रहा। ठीक हो गया। तो अगर इलामतें हैं या नहीं है, एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब आगे डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपके पास जाएंगे ट्रीट होने के बाद भी, तो आपको पता होना चाहिए कि बी था या सी था। बिल्कुल, डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर जहांगीर, एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको नहीं सिम्टम्स ही कोई नहीं हो रही होती, उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है अगर उनको बी और सी हेपेटाइटिस और उनको पता ही नहीं है कि उनको? बिल्कुल, जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं और जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे, ये दोनों एक किस्म के इलाज के एतबार से और कॉम्प्लिकेशंस के एतबार से बराबर है। वो इसलिए क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी जैसे काला यरकान कहते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म चलता है, तो इसके इफेक्ट्स बाद में आते हैं कुछ अरसे के बाद, 5 to 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद, जब जिगर सिकुड़ना शुरू होता है, सिरोसिस होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो यही कहा जाता है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, इंसिडेंटली पता चल गया कि भाई हेपेटाइटिस बी और सी है, तो उसको भी उसी तरह ट्रीटमेंट लेना है जिस तरह के उस पेशेंट को लेना है जिसको सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है। और ये क्योरेबल है? यस, हेपेटाइटिस सी इज क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी इज सप्रेसिबल। सप्रेसिबल हम उस इन्फेक्शन को कहते हैं जिसको पूरी तरह से इरेडिकेट, बॉडी से इरेडिकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिसिन से इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि वो ऐसे ही हो जाता है कि जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन सी, हेपेटाइटिस सी के केस में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फुली क्योरेबल है। पहले लोगों का ख्याल होता था कि जी इसकी वजह से कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो वीकली इंजेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन अब तो टैबलेट्स अवेलेबल हैं जो जिनके मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं, और वो अब 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक कोर्स होता है जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट कोर्स लिया जाता है। और उसके बाद आपको टेस्ट करवाया जाता है, और मेजॉरिटी केसेस में, इनफैक्ट इट इज सेड दैट 99% केसेस में ये इरेडिकेट हो जाता है हेपेटाइटिस सी। ठीक हो गया। और हेपेटाइटिस बी जो है उसके केस में कुछ मेडिसिन हैं, लेकिन वो भी मिनिमल डोज के अंदर आपको बाज़-औक़ात तो लाइफ टाइम लेनी पड़ सकती हैं, और बाज़-औक़ात ये है कि आप अप टू 3 ईयर्स तक लेते हो और उसके बाद डॉक्टर से फॉलोअप लेते हो, वो कुछ टेस्ट करवाता है, वो समझता है कि आप वायरस जो है वो हार्मफुल नहीं रहा, तो वो आपकी मेडिसिन बंद कर देता है और आपको ये कहता है कि आपने एवरी 6 मंथली या एवरी ईयरली आपने आना है और अपने टेस्ट करवाते रहना और चेकअप करवाते रहना। लेकिन डॉक्टर जहांगीर, हेपेटाइटिस बी और सी आपके बाकी ऑर्गन्स को कितना इफेक्ट कर सकता है? अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ये लिवर को तो इफेक्ट करता ही करता है, लिवर के साथ आपके बाकी ऑर्गन्स को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाता है। उसमें आपके किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं, बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इफेक्ट हो सकती है, और खून की नालियाँ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती हैं। जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं जब इस लेवल तक ट्रीटमेंट नहीं लिया होता और लिवर का डैमेज इस लेवल तक पहुँच जाता है कि अब वो यूँ समझ लीजिए कि इरिवर्सिबल नहीं रहता, तो ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो कहते हैं अब पेट फूलना शुरू हो गया, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, इवन ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो जाता है, या ब्लैक स्टूल्स आने लग जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली गनूदगी में जाने लग जाते हैं, जिसको एन्केफेलोपैथी कहते हैं। उसमें भी इनिशियल स्टेज पे लोग मिस कर देते हैं। अगर आप देखेंगे किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है,
उसने ट्रीटमेंट लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, और अगर उसकी स्लीप साइकिल रिवर्सल होना शुरू हो गया, यानी वो रात को सोने की बजाय दिन को सोने लग गया, या उसका बिहेवियर चेंज होने लग गया है, वो इरिटेबल रहता है काफी ज्यादा, कुछ लोग बहुत ज्यादा अब्यूजिव हो जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, तो वो भी एक सिम्टम है कि वो एन्केफेलोपैथी में जा रहा है। इसको हम ग्रेड 1 कहते हैं, यानी ये इनिशियल स्टेज पे, यानी ये छोटे-छोटे सिम्टम्स भी जो हैं इनको भी हमें निग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आप बी और सी की बात करें, हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें। ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पेशेंट्स आके ये कहते हैं कि जी ये हमें हो कैसे गया। बिल्कुल, हमारे तो आसपास किसी को नहीं है, तो हमें कैसे हो गया। ठीक है। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमें फेस करना पड़ता है, चूँकि ओपीडी सेटअप में इतना ज़्यादा लोड होता है कि हम हर किसी को काउंसल नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। लेकिन 3-4 बातें जो जहन में रखनी चाहिए। एक कि इसके जो कॉमन सोर्सेज हैं जो ट्रांसमिट होगा एक ऑर्गन, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, ठीक है, उसमें टॉप पे जो हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि एक तो अगर आप किसी ऐसी सब स्टैंडर्ड जगह से सर्जरी करवाते हैं और उनके इंस्ट्रूमेंट्स जो है स्टरलाइज्ड नहीं है, जो कि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। डेंटल ट्रीटमेंट्स बहुत ऐसे किए जाते हैं कि स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट्स जितनी भी एब्डोमिनल सर्जरीज हैं या जनरल सर्जरी जितनी भी होती हैं, उसमें अगर आप किसी भी सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, पेरिफ्रीज में खास तौर पे जहाँ पे वो फैसिलिटीज इतनी नहीं होती, प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तो वो ये ट्रांसमिशन का सोर्स बनते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप किसी ऐसी लेबॉर्ट्री से ब्लड अपना क्रॉस मैच करवा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं और वहाँ से रिसीव कर रहे हैं जहाँ जिनके इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसका नुकसान ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर्ली स्क्रीन ना करें, और जिस बंदे को ऑलरेडी है हेपेटाइटिस बी या सी, हिडन चल रहा है, जैसे हमने कहा कि अक्सर लोगों को इलामतें नहीं आ रही होती, हिडन चल रहा है और वो उसने ब्लड डोनेट किया और दूसरे बंदे ने ब्लड रिसीव किया, तो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह। कुछ इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, और स्पेशली जो इंजेक्शंस जो यूज़ होते हैं, अगर आपको पता हो पेरिफेरीज में इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कोएक्स जहाँ बैठे हैं वो तो इंजेक्शंस को बेदरगी इस्तेमाल करते हैं, रिपीट भी करते होंगे, यू नेवर नो। यस, क्योंकि थोड़े से पैसों में जब वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं और आपको कंसल्टेशन दे रहे हैं कोएक्स, तो वो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि एक सिरिंज भी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ करेगा, स्टरलाइज यूज़ करेगा। और इसी तरह ये डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, अगर हम इसको रिकलेक्ट करें तो डेंटल ट्रीटमेंट, सर्जरीज, इंजेक्शंस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ये 4 कॉमन सोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ देखे जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सोर्स है, वो ये है कि इंटीमेट रिलेशंस, और फीमेल्स कॉमनली देखा गया है कि उनको इन्फेक्शन होता है, स्क्रीनिंग नहीं हो पाती और आगे वो फिर अपनी बच्चों में ट्रांसफर कर रही होती हैं। हमने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो पूरी फैमिली जो है उनको हेपेटाइटिस बी और सी होता है। एक को होता है, हम कहते हैं बाकियों को भी स्क्रीन कराओ, और वो बाकियों को भी बारी बारी सबको निकलना शुरू हो जाता है। और तो ये भी मैसेज है कि अगर ऐसा हो कि अगर आपको लगे कि फैमिली के किसी एक मेंबर को है, तो फिर तो डेफिनेटली है कि आप सब लोग स्क्रीन कराएं। स्क्रीन कहते हैं यानी अपना जाके हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाएं। तो ये बहुत जरूरी है। ट्रांसफर होने के कितने चांसेस, अगर फैमिली में किसी एक को है, बाकियों को भी फिर ट्रांसफर हो सकता है? बाकियों को देखें, अगर तो फैमिली में आपस में एक शेयरिंग है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शेयरिंग है, बॉडी फ्लूइड्स की शेयरिंग है। फॉर एग्जांपल इसकी जो ट्रांसमिशन के सोर्सेज हैं, एक तो ब्लड है, स्ट्रेट अवे किसी से ब्लड से इन कांटेक्ट आ जाते हो आप, यानी नीडल्स के थ्रू आ सकते हो, नीडल प्रिक हो सकता है, जैसे हेल्थ केयर स्टाफ को, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को होता है कि पेशेंट का नीडल जो है, पेशेंट को यूज़ किया, वो नीडल खुद भी प्रिक हो गया। एक तो ये। दूसरा, कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं जिसमें सलाइवा होता है, स्वेट हो सकता है, डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, तो वो बाज़ का हाइजीन इतनी अच्छी नहीं होती। यूँ समझ लीजिए कि टॉवल्स भी बाज़ का कुछ लोग सेम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इवन जो पोअर एरियाज हैं वहाँ पे तो ब्रश भी सेम यूज़ हो रहा होता है। तो इस सिनेरियो में इस तरह से वो ट्रांसफ़र होता रहता है एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर में। ठीक हो गया। अब बात आते हैं हम प्रिकॉशंस पे, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे फिर हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं? यस, एक तो सबसे पहली प्रिकॉशन भी है, ट्रीटमेंट भी है कि आप हमेशा अपने आप को एक बार स्क्रीन ज़रूर करवाएं। ठीक है। अगर आप पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर स्क्रीन करवाएं, उससे ये होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्क ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर आपने स्क्रीन करवा ली है और हेपेटाइटिस सी नेगेटिव है, दैट्स गुड। हेपेटाइटिस बी भी नेगेटिव है, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। और वो वैक्सीन जो है वो उसकी 3 डोजेस लगती हैं, एक 1 मंथ अपार्ट, यानी एक इनिशियल डोज लगती है 1 मंथ अपार्ट एंड देन 6 मंथ अपार्ट। तो 3 डोजेस जिसको लग जाती हैं उसमें 95% केसेस ऐसे हैं कि वो
इम्यून हो जाते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज मोर लीथल देन हेपेटाइटिस सी। बी का केस जैसे मैंने बताया कि बी में क्योर नहीं है, स्ट्रेस है, यानी ऐसा हो सकता है कि पूरी जिंदगी आपको चलता रहे और पूरी जिंदगी आपको वो मेडिसिन 1 टैबलेट या 2 टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। तो सी के केस में आल्दो वैक्सीन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्योरेबल है। वो 6 मंथ्स या 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लेते हो एंड दैट्स एरेडिकेटेड फॉर लाइफ। तो इसलिए बी की वैक्सीनेशन करवाएं। दूसरा ये है कि अगर किसी को हो जाता है लेट से, तो वो फिर अपना जितने भी घर में क्लोथ्स यूज़ करता है, फोमाइड्स यूज़ होते हैं, यानी टॉवल्स हैं, ब्रश है, नेल कटर्स हैं, इन सबको सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा डेफिनेटली इंटीमेट रिलेशंस जो होते हैं हस्बैंड वाइफ के, उनको भी आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल चीज़ें वो ये है कि कुछ लोग छुपा लेते हैं इसको। छुपाने से नुकसान ये होता है कि वो आगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी करते रहते हैं सब स्टैंडर्ड एरियाज़ के अंदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे नीडल्स प्रिक इंजरी के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, और दूसरे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको स्क्रीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली एक बंदा अगर होगा वो बताएगा कि भाई मुझे ये इन्फेक्शन है, तो वो बाकियों को हम स्क्रीन कर सकते हैं। छुपाने की बेसिक रीज़न क्या है? छुपाने की बेसिक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, क्रॉनिक इलनेसेस हम कहते हैं जो फॉर लाइफ चल रही होती है और जिसकी वजह से प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। कोविड को ही ले लें आप, ठीक है। कोविड तो खैर क्रॉनिक इलनेस नहीं है, शॉर्ट टर्म होती है, 2 to 3 वीक्स तक चलता है, लेकिन क्रॉनिक जैसे HIV एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, कुछ इस तरह कुछ और इलनेसेस हैं जो फॉर लाइफ चल रही होती है और जिनके लिए प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं एक दूसरे का। तो उसमें लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली मेरे बारे सोचा जाएगा कि इसने कहाँ से एक्वायर कर लिया है। क्योंकि कुछ एक्वायर, देखिए जैसे मैंने बताया ट्रांसमिशन के लिए कुछ इंटीमेट रिलेशंस भी इसमें शामिल हैं, तो लोग ये समझते हैं कि वो दूसरा बंदा जिसको बताया जाएगा वो समझेगा कि मेरे कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो बेसिक कॉज ये है। हालांकि मैंने इस स्टार्ट में बताया कि हमारी सोसाइटी में वेस्ट की बात नहीं हो रही, ईस्ट में हमारे यहाँ जो कॉजेज हैं उसमें इंटीमेट रिलेशंस एंड पे आता है। पहले ये सर्जरीज, डेंटल ऑपरेशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और नीडल प्रिक, यानी इंजेक्शंस जो यूज़ करते हैं, और नीडल्स जो सिरिंजेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। खास तौर पे वो लोग जो अब्यूज़र्स हैं, IV ड्रग अब्यूज़र्स हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमन होता है। वो बाहर से लेके जाते हैं और फिर आगे जाके फैमिली को भी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली इससे आपको एहतियात भी करनी होती है। और इसके बाद ये होता है कि अगर लेट से आपको हो जाता है तो अच्छा, यहाँ पे एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं एहतियात क्या है। बिल्कुल। खाने के हवाले से, ठीक है, मैं ये बताता चलूँ कि हेपेटाइटिस A और E, जिसको पीला यरकान कहते हैं, उसमें तो शायद एहतियात हो सकती है कि भाई आप नरम ग़िज़ा खाएं, आप लिक्विड डाइट लें, सेमी सॉलिड लें जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। लेकिन B और C के हवाले से कोई एहतियात नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है कि क्वैक्स के केसेस में वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ ही खाना पीना बंद कर देते हैं। जैसे कि रूटीन होती है, भाई आपने चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, मीठी चीज़ें नहीं खानी, नमक नहीं खाना, तो फिर सवाल होता है भी खाना क्या है। ऐसा कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस B और C के केसेस में अनलेस के आपका जिगर इफेक्ट हो चुका हो, वो सिरोटिक कहते हैं श्रंकन हो, डैमेज इतना हो चुका हो कि अब वो रिवर्ट नहीं हो सकता, उस सिनेरियो में कुछ एहतियात करनी पड़ती है। वो भी सिर्फ सॉल्ट इनटेक, यानी आपने नमक का इस्तेमाल कम करना होता है। वो भी इतना कम करना है कि 4 ग्राम्स तक आपने लेना होता है। अब वो 4 ग्राम्स कितना हो सकता है? हमारी जो आमूमन जो सालन घर में बनता है, हंडिया जो बनती है, उसमें 3 to 4 ग्राम्स होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए, हाँ, आप वो सालन खाइए, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा सॉल्ट आपने यूज़ नहीं करना, किसी भी चीज़ पे आपने यूज़ नहीं करना। तो डॉक्टर जहांगीर मुझे ये बता दें कि दोबारा चांस तो नहीं है, अगर एक दफ़ा हेपेटाइटिस हो गया है दोबारा लाइफ में क्या हो सकता है? यस, हेपेटाइटिस C और B की बात करें तो दोनों के केसेस में अलग है। C चूँकि क्योर हो जाता है, ठीक है, तो क्योर जो चीज़ हो जाती है उसमें कुछ % चांस होता है कि दोबारा से एक्वायर कर सके। जैसे अगर आपने सुना हो कि कोविड के केसेस में होता ये था कि वो कहते थे कि अब न्यू स्ट्रेन आ गया है, न्यू म्यूटेंट आ गया है, न्यू म्यूटेशन हो गई है, और अब ये वायरस तो वही है लेकिन उसकी एक और किस्म आ गई है। तो C के केसेस में भी 6 to 8 टाइप्स मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक दफ़ा हो और उसके बाद दूसरी टाइप भी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा किसी के साथ, वो ये समझेगा बहुत ही बदकिस्मत होगा कि उसको दोबारा से हो गया। लेकिन ये कि A और E के लिए ऐसा नहीं है। A और E अगर किसी को एक दफ़ा हुआ है तो उसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि वो दोबारा से होगा, क्योंकि एक दफ़ा जब किसी को होता है तो वो इट्स इक्विवेलेंट टू वैक्सीनेशन, यानी अगर किसी को हुआ A और E ठीक हो गया,
और ठीक होने के बाद वो इम्यून हो जाता है, उसके अंदर ऑलरेडी एक यूँ समझ लें इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो फॉर लाइफ फिर उस चीज़ से इम्यून हो सकता है। तो यहाँ पे भी एक मैसेज बनता है कि अगर किसी को पहले हेपेटाइटिस ए और ई हुआ है और अब उसको वो ठीक हो गया था और दोबारा से उसको वही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो ये देखे कि उसको कोई दूसरा वायरस तो नहीं हो रहा, यानी बी तो हो सकता है, सी हो सकता है, किसी को ए हुआ था तो उसको ई भी हो सकता है। अच्छा, यानी अगर एक दफा एक हेपेटाइटिस की टाइप हुई है, बाद में चांस है कि दूसरा भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, सेम के चांसेस कम है क्योंकि डिफरेंट वायरसेस हैं, तो डिफरेंट तरह से इनकी स्पेक्ट्रम है डिजीज का। तो डेफिनेटली एक के अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगी, वो एक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर देगी, लेकिन बाकी जो वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। तो उनके लिए फिर आपको हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन मौजूद है, बी की भी वैक्सीन मौजूद है, सॉरी, एंड सी की वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो इसलिए सी और बी चूंकि क्रॉनिक होते हैं, तो इसके लिए कॉमनली हम कहते हैं कि आप स्क्रीन करवाएं, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को भी करवाएं। और हमने अब स्ट्रिक्टली जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे हॉस्पिटल की तरफ से जो चलता है, उसकी तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी हों तो उसके लिए पहले एक छोटा टेस्ट जिसको आम जुबान में कहते हैं वो स्क्रीनिंग होता है बी और सी के लिए। तो अब हमने ये कंपलसरी कर दिया है कि स्क्रीनिंग की बजाय एलाइजा करवाया जाए, उसको बड़ा टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी उसमें फुल बॉडी टेस्ट आ जाते हैं? नहीं, उसमें ये होता है कि वो टेस्ट तो सेम वायरस के लिए होता है, लेकिन टेक्निक एक हाईली एडवांस टेक्निक यूज होती है ताकि उसमें जरा से भी चांसेस ना हो, कुछ भी चांसेस नहीं है कि हम कहीं मिस ना कर दें इसको। ठीक हो गया।